को कोई जगह नहीं है उसमें। किसके लिए अधिकार मिला है? संविधान में क्लास को मिला है, वर्ग को मिला है। साथियों, हमारे पुरखे बाबा साहब ने 3 वर्ग में इकट्ठा किया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा दी हुई पहचान मूल निवासी पहचान के तहत वामसेप संगठन मूल निवासी संकल्पना 1994 में लाया है। तब से आज तक दिनांक तक मूल निवासी पहचान के तहत वामसेप SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज को एक पहचान के तहत, एक पहचान, क्या पहचान? मूल निवासी, एक विचारधारा। कौन सी विचारधारा? फुले अम्बेडकरी विचारधारा। कैसा है यह विचारधारा? समता की बात करता है। आप सीढ़ी जानते हैं ना? सीढ़ी में जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के विपरीत विचारधारा है ब्राह्मणवादी विचारधारा। यह 2 विचारधारा के बीच संघर्ष, लड़ाई चल रहा है। फुले अम्बेडकरी विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा। समता मूलक समाज की स्थापना की विचारधारा और एक विषमता, गैर बराबरी आधारित, यानी ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, गैर बराबरी आधारित विचारधारा। तो ये एक विचारधारा कौन सा? फुले अम्बेडकरी विचारधारा। और एक लक्ष्य जो डिजाइन है वामसेप का, एक लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन। और यह जो व्यवस्था परिवर्तन का अल्टीमेट गोल जो निर्धारित किया है, यह वामसेप का नहीं है, हमारे पुरखों द्वारा निर्धारित किया गया जो लक्ष्य है उसी को आगे बढ़ा रहा है और लक्ष्य प्राप्त करना भी चाहता है। साथियों, इसी के तहत ना हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक संगठन, कौन सी संगठन? भारत में तो 50 से 70 हजार के समथिंग में संगठन बन चुके हैं। उतना तो दुश्मन के पास भी संगठन नहीं है। ये संगठन नहीं है साथियों, ये विघटन है। जितने संगठन उतने विघटन। कैसे? एक संगठन होना चाहिए, लोकतांत्रिक, संस्थागत, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यानी इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई सुप्रीमोवाद नहीं, कोई तानाशाह नहीं, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्येक 2 वर्ष में उसका नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवर्तन कर दिया जाता है। और ऐसे संगठन जो संस्थागत लीडरशिप प्रदान करता हो, वो वामसेप संगठन है। साथियों, 27 एकड़ की जमीन पर हमारा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान नागपुर में ही संचालित है और राजर्षि साहू जी महाराज हॉस्टल ब्लॉक, ये संस्थागत है। कई राज्यों में, कई जिलों में भी हमारा संस्था संचालित है। तो हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए साथियों, यदि हमारी समस्या, विचारधारा जो हमारे दुश्मनों ने फैला रखा है, स्थापित कर चुका है, वो व्यवहार में आ चुका हो और वो संस्था का रूप ले चुका हो, तो उस विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें संस्थागत संगठन की जरूरत होना चाहिए, आवश्यकता है। क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रीय स्तर का है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर का। तो उसको समाधान करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। तो इस पैरामीटर में फिट ऑफ फिट वामसेप संगठन ही मात उतर रहा है खरा। साथियों, ये वामसेप संगठन मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा करके जाति व्यवस्था, गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। वैसा तो ये वामसेप संगठन कर्मचारियों का संगठन है, पर ये कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता है। यह एक वामसेप अद्भुत संगठन है। क्या है? अद्भुत संगठन है, क्योंकि ये समाज के लिए काम करता है।
साथियों, तो ये मूल निवासी संकल्पना को स्थापित करने के लिए जो शैतानों ने हमें 6743 जातियों में तोड़ डाला है, उसको सभी जातियों को ईंट के रूप में जोड़कर ये फुले अंबेडकरी और मूल निवासी पहचान के तहत हम एक दीवार स्टैंड करना चाहते हैं, एक मकान बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन हमारी मूल निवासी पहचान के तहत हम इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये भारत का संविधान हमें जो इस देश का मूल निवासी बहुसंख्यकों को शासक जमात बनाता है, उसका गारंटी देता है। तो लोकतंत्र में सिद्धांत है ना, जिनका संख्या ज्यादा होता है उसी का शासन होता है। तो जिस दिन हम मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा हो जाएंगे, मूल निवासी विचारधारा, फुले अंबेडकरी विचारधारा के तहत हम इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम शासक जमात बन जाएंगे। और ये जो समस्या झेल रहे हैं ना हमारे मूल निवासी समाज, हमारे महापुरुष ने कहा था कि जिनका शासन होता है, जिनका सत्ता होता है, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय नहीं होता है। आज भारत देश की स्थिति देख कर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे और आप समझते भी होंगे। हमारे मूल निवासी बहन बेटियों के ही साथ बलात्कार होता है। क्या होता है? बलात्कार। फिर उसका बलात्कार होने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाता है, उसका जीभ भी काट दिया जाता है साथियों, और फिर 2 बजे रात को दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये स्थिति है। आप नेवावर हत्याकांड देख लीजिए, एक ही परिवार के 4-5 लोगों को हत्या करके 12 कितने फीट के अंदर सर जमीन में 10 फीट के समथिंग में गड़ा दिए थे। ये हमारे लोगों का हाल है। और भारत का संविधान आर्टिकल 23 और 24 जो ऐसा क्रियाकलाप जो संविधान विरोधी आप ही लोग, हमारे ही मूल निवासी समाज के लोग अज्ञानता कारण या अपने ही जाति समझकर ऐसे प्रतिनिधि को भेजे हैं जो संविधान पर अमल नहीं करने वाले लोग हैं, उनको ही भेज रहे हैं और वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या का निर्माण वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। आपको इस समस्या से यदि निजात पाना होगा तो 2-3 जो कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। पहली बात है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा साथियों, क्योंकि जिन्होंने हमें समस्या का निर्माण किया है वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। और जो समस्या का निर्माण करे हैं, किए हैं हमारे मूल निवासी समाज में, हम उन्हीं को सांसद विधायक बनाकर भेज रहे हैं। क्या संभव है? समस्या का समाधान वो लोग कर सकते हैं? बताइए, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो पोषण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शेर जो होता है वो बकरी का कभी सुरक्षा नहीं करता है साथियों, वो शिकार ही करेगा। इसी बकरी के रूप में ये 90% समाज हमारा शिकार होते जा रहा है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, 3% लोग जो अल्पसंख्यक है वो हम पे राज कर रहे हैं। और राज कैसे कर रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण है ना साथियों। दुश्मन ने हमें तो 6743 जाति में तोड़ा है, लेकिन वो राज करने के लिए उनके पास षड्यंत्र, उपाय, आइडिया भी है ना। वो हमें जाति में तो तोड़ा है, लेकिन राज करने के लिए एक ऐसा पहचान दिया है, हिंदू। कहते भाई ये हिंदू बहुत खतरे में है। तो जितने भी जाति हैं, चमार, कुर्मी, अहिर, गड़ारी, नाय, भुर्री, जितने भी जाति है, अपने आप को हिंदू समझकर सभी एक हो जाते हैं और फिर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे का हिंदू है भाई? एक हिंदू को रोटी नहीं देता है, क्यों साहब? सही है ना? एक हिंदू को बेटी नहीं देता है, काहे का हिंदू हो? तो क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो सभी लोग हिंदू के पहचान के तहत इकट्ठा हो जाते हैं। जो अल्पजन है हिंदू पहचान के तहत वो बहुजन हो जाता है।
साथियों, ये मूल निवासी बहुसंख्यक तो है पर शासक इसीलिए नहीं है, तो ये शासक कैसे बन सकता है? यहाँ क्या लिखा है? मूल निवासी। तो दुश्मनों ने हमें राज करने की क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आखिर हमारी यदि हम मूल निवासी बहुसंख्यक हैं तो अपनी शासन स्टेब्लिश स्थापित करने के लिए क्या कहना होगा? ये मूल निवासी फ्लैग्स बैनर में क्या लिखा है? गर्व से कहो जय मूल निवासी। जैसे हम जय मूल निवासी कहते हैं साथियों, तो दुश्मन को 33,000 वोल्ट का करंट लगता है, क्योंकि बिजली का करंट छूने से लगता है। और ये संकल्पना जो इसकी अभिवादन है उनको 33,000 वोल्ट का करंट देता है। क्यों? इसमें इतना ताकत है, इतना ताकत है, इतना ताकत है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था साथियों, वो याद इतिहास को करना होगा, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो जो मूल निवासी पहचान है, आपको इस देश का शासक जमात बनाना चाहता है साथियों। क्या बनाना चाहता है? शासक जमात बनाना चाहता है। और ये जमात, शासक जमात कैसे बनेंगे? हम जब जाति पहचान को नकार कर हम जमात में कन्वर्ट होंगे। जमात से हम मूल निवासी पहचान जैसे स्थापित होगा और मूल निवासी समाज जैसे बनेगा। मूल निवासी समाज कैसे बनेगा? आज हम कैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, मैं पहले ही कहा कि आप क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम जैसे सीटिंग यानी हमारी जब बैठक होगी, फिर मीटिंग हुआ, फिर ईटिंग हुआ, ये तीन माध्यम है समाज बनने की। अभी प्रक्रिया है, अभी समाज नहीं बना है। हमारे लोग अहिरवार समाज कह देते हैं, एक जाति का उपजाति है। पटेल समाज कह देते हैं, यहाँ तक कि गौड़ समाज कह देते हैं, कुशवाहा समाज कह देते हैं। ये समाज नहीं है साथियों, ये जाति है। समाज बनने की प्रक्रिया अभी चल रहा है। जो हमारे महापुरुषों ने समाज की संकल्पना स्थापित किए हैं, उसकी प्रक्रिया बामसेब, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, ये लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से समाज बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी है साथियों। तो हम आखिर ये 6,743 जाति को इकट्ठा करने के संदर्भ में एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है कि छुपाने दो उजालों को, किसको? छुपाने दो उजालों को, बला से जो छुपा लेंगे। अंधेरे में हम पले हैं साथियों, ये अंधेरे हमसे क्या लेंगे? ये अंधेरे हमसे क्या लेंगे? जोड़कर इन जुगनुओं को, कौन सी जुगनू? यही जो बिखरे हुए हैं 6,743 जातियों में, उन्हीं को मूल निवासी पहचान के तहत जोड़कर हम एक अलग सूरज बना लेंगे साथियों, एक सूरज बना लेंगे। ईंट को जोड़कर हम एक दीवार बनाना चाहते हैं। हम इस धागे को जोड़कर हम एक चादर बनाना चाहते हैं। हम इस बूंद को इकट्ठा करके साथियों हम समुंदर बनाना चाहते हैं। यही मनसा हम अपने संगठन की ओर से, जो हमारे पुरखों ने आंदोलन का लक्ष्य अल्टीमेट निर्धारित किया है, इसी पहचान के तहत हम इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको समस्या का समाधान के लिए देश में प्रथम और अंतिम विकल्प बामसेफ है साथियों, आप लिखित ले लीजिए मेरे से। तो इसका समाधान करने के लिए हमें, संगठन तो बहुत सारे, लेकिन देख लीजिए उस संगठन में कई सुप्रीमो तो नहीं है। ऐसे जरूर नजर लगाना होगा, ध्यान देना होगा। और संगठन को उसका जो पैरामीटर है वो संस्थागत होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्योंकि समस्या हमारी राष्ट्रीय स्तर का है, उसको समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चाहिए। मान लीजिए कोई भी रोगी है और वो कैंसर से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, अगर हम उसको साधारण सी दवा खिलाएंगे साथियों, कौन सी? बुखार का, टाइफाइड का, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो बीमारी है उस बीमारी का ही
दवा हमें खिलाना होगा। इसी के साथ मैं अब अंतिम में ये जो भारत का संविधान हमें अधिकार दिया है, आखिर इसका जो विरोधी लोग हैं वो आखिर विरोध क्यों करना चाह रहे हैं साथियों, क्यों कर रहे हैं? संविधान लागू न होने के पहले उन लोगों को विशेष अधिकार था और भारत का संविधान जब से लागू हुआ है वो अधिकार विशेष को हटाकर सभी को समान जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन भागीदारी हमारा भारत का संविधान दिया है। एक रामचरितमानस में ही कहा गया कि राम कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मतलब क्या है? ये मोती खाने वाले कौन हैं? जो हंस थे उनको विशेष अधिकार, पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, सत्ता करने का अधिकार था। वो अधिकार भारत का संविधान खत्म कर दिया है, उनका विशेष अधिकार हटा दिया है। वो हंस दाना चुन रहे हैं। और जो ये कौवे है, ये भारत का संविधान लागू होने से आज ये जो सफेदी चिकनाई जो दिख रहा है ये भारत के संविधान के बदौलत है। तो उन लोगों को कष्ट होता है, समस्या होता है, इसलिए साथियों विरोध कर रहे हैं। विरोध एक षड्यंत्र के रूप से हमारा खुला दुश्मन कर रहा है, दूसरे रूप से जो हमारे ही मूल निवासी समाज जो अज्ञानतावाद वो विरोध कर रहे हैं। उनके लिए जो हमें जानबूझकर विरोध कर रहा है भारत का संविधान, उनके लिए पावर है, पनिशमेंट यानी सत्ता। और जो अज्ञानता में हमारे ही भाई जैसे भारत को हिंदुस्तान कह देता है, बहुत सारे हमारे ही देश का प्रधान सेवक ही कह देता है, और हमारे बहुत ही अपने आप को कथित पढ़े लिखे लोग, अरे वो पढ़े लिखे नहीं है भाई, लिखे पढ़े हुए लोग कहो उनको, वो एडवोकेट हैं, वो IAS IPS हैं, लेकिन वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं क्योंकि भारत के पहला ही अनुच्छेद और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसे सिद्ध है यार, जिस भारत का संविधान 395 अनुच्छेद है उसमें पहला ही आर्टिकल, अनुच्छेद, धारा कहा जाए सीधा, तो वो लागू नहीं हो पाया। क्या वो लागू करने वाले लोग हैं? नहीं है साथियों। तो जो अज्ञानता से संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान विरोधी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए BS4 चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो उनके लिए BS4 है। तो ये BS4 से आखिर क्या फायदा होगा? BS4 के माध्यम से हमारे मूल निवासी समाज के लोगों में अधिकार के प्रति जागृति आएगी। जागृति से जन आंदोलन निर्माण होगा साथियों, और जन आंदोलन से लोग संगठित होंगे, और जैसे संगठित होंगे तो उसमें शक्ति का निर्माण होगा, और जैसे शक्ति का निर्माण होगा तो उसमें शक्ति का निर्माण होगा तो वो लोग सत्ता में पहुंचेंगे, और जैसे ही सत्ता में BS4 संविधान को पालन करने वाले लोग, संविधान को जागृति करने वाले लोग वो सत्ता में पहुंचेंगे, तो जो भारत का संविधान ही सारी समस्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इसका सारी समस्या का दवा भारत का संविधान है। और ऐसे लोगों को आप जब पावर स्ट्रक्चर में भेजेंगे साथियों, तो वो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये भारत का संविधान ये क्रांतिकारी दस्तावेज है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये भारत की संविधान को आप जिनके घर में ना हो तो भारत का संविधान का किताब रखें और प्रतिदिन एक पेज पढ़ें। अगर एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम एक हफ्ते में पढ़िए। आखिर हमारा जो संविधान का विरोधी है, जो शासक वर्ग है, उनके प्रत्येक घर में संविधान का किताब है, उसका दिन प्रतिदिन अध्ययन करके ही उन्होंने आपका सत्यानाश करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं साथियों। और जिनके लिए संविधान लिखा है उनको पता ही नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता माननीय हनुमान सर बोले ना कि ये समाज जा तो रहा है
सिंगरौली से सीधी और रीवा जाना है, इनको पता ही नहीं है। तो संविधान हमारे पुरखों ने हमारे लिए लिखा है, और ये भारत का संविधान इंसानों के लिए लिखा गया है, शैतानों के लिए नहीं लिखा गया है। और ये भारत का संविधान शैतान को भी इंसान बना रहा है। और लगता है मेरे समझ से वो शैतान की जो संकल्पना वो स्थापित ही कर लिए हैं, उनके पूर्वज ही थे, और आज भी वो संकल्पना को संचालित करना चाहते हैं, इसीलिए वो संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं, और वो शैतान ही बने रहना चाहते हैं साथियों। इसीलिए शायद वो शैतान लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे साथियों। आप मेरे बातों को सुना, और इसी के साथ मैं एक दो पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। ये आंदोलन जो है ये मान सम्मान का आंदोलन है, मैं पहले ही कहा। ऐ मूल निवासियों, ऐ मूल निवासियों, ऐ मूल निवासियों, अपने वाणी में वो हुनर पैदा करो। ऐ मूल निवासियों, अपने वाणी में वो हुनर पैदा करो। मान सम्मान से यदि जीना चाहते हो साथियों, तो घर घर में फूले, साहू, बिरसा मुंडा, पेरियर, ललाई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और बाबा साहब अंबेडकर घर घर में पैदा करो, घर घर में पैदा करो। साथियों, बुलबुल के परों में लाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता। जिनकी सिर झुकाने की आदत पड़ जाती है, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। तो बामसेफ संगठन मूल निवासी संघ आपको ताज पहनाना चाहता है साथियों। क्या पहनना चाहते हैं? ताज यदि पहनना चाहते हैं तो आपको सीना तान के आना होगा, और संगठन में अपने ही मान सम्मान के लिए जुड़ना होगा। जुड़ना चाहते हैं? गुड सर, धन्यवाद। तो साथियों, ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। क्या? ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। जय भीम, जय मूल निवासी बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई पूछ देता है आपसे कि जय भीम क्या है साथियों, तो आपको जवाब देना होगा कि भीम हमारा आदर्श है, जिन्होंने हमें इंसान से शायद मतलब जानवर की तरह जिंदगी जी रहे थे, उससे हमें इंसान बनाया, वो हमारा आदर्श है, और मूल निवासी हमारी पहचान है। इसीलिए साथियों, इस आंदोलन की क्रांति को जलाए रखने के लिए अंतिम में संदेश देना चाहता हूं कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, खाली ही हाथ सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है यारो चलनी, चलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों, आशा और उम्मीद के साथ कह रहा हूं, आप लोग इस महापुरुषों की आंदोलन की क्रांति को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, संगठन में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। मैं यहाँ से आप रजा लेना चाहता हूँ। अभी अभी सूचना मिली है कि इस सभागार में कुछ नवयुवक जो मूल निवासी नवयुवक हैं वे भी अपने विचार रखना चाहते हैं, और जो लोग अपने विचार रखना चाहते हैं हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। वे आए, अपना नाम लिखवाए और अपने विचारों से अपने मूल निवासी बहुजन समाज को अवगत कराए। कोई भी नौजवान हो या कोई हमारे समाज के बारे में जानकारी रखने वाले कोई भी महानुभाव हो, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपनी बातों को अपने समाज तक पहुंचाना चाहते तो वे आए और अपना नाम लिखवाएं।
अपने मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच संचालन का दायित्व मूल निवासी बड़े भैया राम कृपाल वर्मा जी को सौंपता हूं। आगे की कड़ी में मूल निवासी जिला अध्यक्ष सीधी बीडी सौंधिया जी आपको विचार मूल निवासी संबंधी बताएंगे। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आज इस धुम्मा ग्राम में हम सब एकत्रित हुए हैं शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले। आज ये उनकी देन है कि हम लोग आज इस धुम्मा गांव में जो है तो शिक्षक दिवस मना रहे हैं। ये उनकी ही देन है साथियों, नहीं तो ग्रंथों में लिखा है शूद्रो स्त्री विद्या नाधीयताम। अब आप लोग खुद सोचिए, जिन ग्रंथों में लिखा है शूद्रो स्त्री विद्या नाधीयताम, उसका क्या अर्थ होता है। इस देश के 90% लोग, चाहे वो SC में हो, ST में हो, OBC में हो, तो उन ग्रंथों में उनके लिए क्या लिखा है। वर्ण बने हैं। अब वर्ण के अलावा जो चौथा नंबर का वर्ण है वो सब शूद्र है। वो SC और ST OBC ये सब शूद्र हैं। और शूद्र के लिए क्या लिखा है कि शूद्रो स्त्री विद्या न धीयताम। इसका मतलब है कि हम लोगों को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये महापुरुषों की देन है। तो ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं और हम चाहेंगे अपने समाज से कि बढ़ चढ़ के आगे आए, अपने महापुरुषों को जाने, उनके विचारों को जाने और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। साथियों, जो हमारे वक्ताओं ने बताया कि जो जाति होती है, जाति को लोग समाज समझते हैं, लेकिन साथियों जाति किसकी देन है आप सबको पता है। ना तो हमारे पुरखों ने बनाया है जाति। जाति किसने बनाया है? जो मेरे ऊपर राज करने की आज तक राज्य किए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले इस भारत देश में कोई जाति नहीं थी, और उसके बाद जब यहाँ विदेशियों का आगमन हुआ, आज से 5000 लगभग हो गए समथिंग, तो आकर के उन्होंने सोचा कि भाई ये देश लूटने लायक है, यहाँ राज करने लायक। कुछ समझ में आ रहा है? तय कर लेना आप कहाँ हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अगर हिंदी में MA करना है तो अनपढ़ और नाजायज कबीर को आपको पढ़ना होता है, पर अगर आपके पिताजी कम पढ़े लिखे और आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो उसकी बात सहन नहीं होती। और मैं ब्राह्मण हूं, मेरी लाज सहन होती है। मैं आपको लायक तो बोल नहीं सकता, मैं आपको अपने लायक तो कह नहीं सकता। अभी इसका दूसरा क्या होता है समझ लेना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ। तो कबीर की मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाकर बात को खत्म करूंगा। दोबारा मौका दो तो आपके धुमा में धुमाल मचाने आऊंगा। दोबारा मौका दोगे तो धुम्मा में है ना मचाने आऊंगा। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का दास। कबीर जी एक शिष्य के यहां भोजन करने जा रहे थे। केवल पढ़ा लिखा होना ही ज्ञानी नहीं होता। और एक बात बता देता हूं आपको, तो एक घास का गट्ठर लेकर एक किसान चल रहा था। वो उसको वजनदार लग गया, भारी लग गया, तो उसको लगा ये साला जीतू बहुत भाषण देते रहता है। उसने कहा, ए जीतू इधर आ। मैंने कहा क्या है भैया? ये मेरा घास का गट्ठा मेरे घर पहुंचा दे, और नहीं तो बोले देखिए क्या है।
कबीर को लगा अगर इसको ज्ञान बताऊंगा तो ये मेरे को लठ मार देगा। इसलिए कबीर ने कहा, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का दास। और मोटा लट्ठा देखकर कबीर उठाए। तीसरी और एक बात दूसरी वाली सुन ली। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो रस की लूटम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले हो माथा फूट। तीसरी बात सुनकर मैं अपनी बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटीन के पास बामसेब के जो पूर्णकालिक प्रचारक है, ये सभी ने शमशान घाट में अपनी समाधि अपनी जगह बना ली, बुक कर ली, पहले से बुक कर ली। बामसेब के पूर्णकालिक प्रचारक, आप करो या मत करो, उन्होंने अपना स्थान तय कर। तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास शमशान घाट में, और जो करेगा वो भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास। इसलिए एक बार जोर से ताली नहीं नारा लगाना है, हम बोलेंगे। आपको हाथ खड़ा करके इस बात का स्वागत करना है, स्वागत करिए। निरादर करना है, निरादर करिए। हम बोलेंगे SC ST OBC, आपको बोलना है हम भारत के, पर हाथ खड़ा करके बोलना है, नहीं तो एक हाथ में पटेल और एक हाथ में, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि इधर शूद्र बैठा है, इसको नहीं निकालोगे। ये कहां से निकलता है? मूल निवासी नाम की टेबलेट खाओगे तभी भागता है। जाम हो रहा है। दूसरा कोई इलाज यहाँ है, अंदर है। ये हथौड़ा मारने से निकलता नहीं है, सिर्फ बोलने से निकलता है। इसलिए हम नारा आपको बता रहे हैं, आपको बोलना है SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। भाग गया शूद्र बनाने वाला, भाग गया। कही क्या नहीं है। उन्होंने लिखा कि जय वरनाथ हम तेली कुमारा, और शोपज की रात को कलवारा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको भक्ति करना सिखाता हूं, मुक्ति का रास्ता बताता हूं, पर मैं कभी भी आपको अधिकार संपन्न बनाने की सलाह नहीं दे सकता। अगर आपको अपने अधिकार लेने हैं तो अभी नए युग में, आधुनिक भारत में आपको अगर आजाद होना है तो आपको अपने पुरखों को याद करना होगा, क्योंकि जो अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता उनको कभी सम्मान मिलता नहीं। इसलिए अभी हमारी आजादी बाकी है, आजादी लड़नी होगी। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, इसलिए हमें आजादी की लड़ाई लड़नी है। अगर आजादी की लड़ाई लड़नी है तो हरे घास में छुपा हुआ हरा सांप आपको पहचानना होगा। हरे घास में छुपा हुआ सांप आपको पहचानना होगा। अगर आपने उस सांप को नहीं पहचाना, क्योंकि रहता वो आपके बीच में है, आपके जैसे ही दिखता है, आपके जैसे ही चलता है, आपके जैसे ही बोलता है, इसलिए आपको पहचानने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो राष्ट्रपिता फूले ने नहीं, एक ललित सिंह यादव जी पैदा हुए, उन्होंने कहा, अपने लोगों से कहा कि मैं सही और गलत कैसे हूं, कैसे पहचानोगे? ये जीतू नाम का आदमी सही है या गलत है, कैसे पहचानोगे? उन्होंने कहा कि अगर मेरा दुश्मन मुझे गाली दे तो समझ लेना मैं सही हूं, और मेरे दुश्मन ने मुझे गाली देना बंद कर दिया, समझ गया ना जीतू बिक गया। कितना सिंपल डेफिनेशन है। मूल निवासी की पहचान क्या? दुश्मन को साला गाली दे हमको, तब समझना मैं सही हूं। अगर उसने गाली देना बंद कर दिया तो समझ लेना मैं बिक गया। ये ललित सिंह यादव ने हमको, हमारे समाज को कहा कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी आपका हित कर सकता है, इसकी केवल एक पहचान है। दुश्मन अगर आपको गाली दे तो समझ लेना कि हमारे लिए बात करने वाला आदमी सही है, और अगर वो गाली देना बंद कर देता है तो समझ लेना मैं बिका हूं। तो आजादी करनी होगी, आजादी के लिए लड़ना होगा। समय काफी कम है,
दूसरी बार आएंगे तो काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। एक बार आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, पटेल कौन कौन है और कुनबी कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। कुनबी कौन, पटेल कौन? आओगे भैया? अरे भाई, पटेल होंगे तो कुनबी नहीं होंगे, कुनबी होंगे तो पर दो दो कैसे होंगे यार? फिर मैं ब्राह्मण हूं। मेरे कोई अधिकार है तुम्हारी पहचान बनाने का? मैं अब भी ब्राह्मण बन जाऊंगा? हाथ खड़े करके बताइए, पटेल कौन है और कुर्मी कौन है? एक भी नहीं है। चलो, शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? ये भी नहीं हो। अच्छा, हिंदू कौन है? अरे कुछ तो, अरे बर्दा में सिम्टम नहीं आते भाई, हम नहीं हो, तुमने कुछ सिम्टम हरकत होनी चाहिए ना। अरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? पटेल कौन है? हाथ खड़े करो। अच्छा, कुर्मी कौन है? अच्छा, पीछे दो गधे बैठे, पिछाड़ी मारने वाले। एक बोलता है पटेल इस हाथ में और बोलता है कुर्मी इस हाथ में। तो शूद्र कहाँ है? ये यहाँ है। राजीव भैया कहाँ है? अगर पटेल इधर है और कुर्मी इधर है तो शूद्र कहाँ है? मैं कहाँ हूं और झुकाता कहाँ हूं? मेरे कदमों में। मैं ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण। जो जाति आपको अपमानित सामाजिक जीवन में करती हो वो आपकी पहचान नहीं। मैं कुर्मी नहीं हूं, मैं काछी नहीं हूं, मैं तेली नहीं हूं। मैं ब्राह्मण ने आपको बनाया है, आप वो नहीं है जिस पर आप जीवन यापन करते हैं। मैंने अपने लाभ के लिए आपको बनाया है और ऐसा बनाया है कि उस पहचान में आपको मान सम्मान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने जाति का निर्माण किया। तो मैं कुर्मी नहीं हूं, मैं नाई नहीं हूं, मैं तेली नहीं हूं, मैं चामार नहीं हूं, मैं कुम्हार नहीं हूं, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं और मैं वैश्य भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं भारत का मूल निवासी हूं और भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा है ऑल बैकवर्ड क्लास इन सिटीजन। क्या लिखा है? वे नागरिक कहां के रहने वाले? भारत के रहने वाले। और जो भारत के रहने वाले वही बैकवर्ड है और मैं विदेशी फॉरवर्ड हूं। मैं विदेशी ब्राह्मण फॉरवर्ड हूं। आप जो है मुझसे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आप मुझसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। ए पिछड़ो, कितनी गाली खाओ? शूद्र बनाया तब भी गाली खाए, जाति बनाया तब भी गाली खाए और अभी मैंने हिंदू बनाया तब भी गाली खा रहे हो। गाली खाने से आपका पेट नहीं भरा? मैं ब्राह्मण हूं, सदियों तक तुम पे राज करूंगा जब तक जाति को अपने गले से चिपकाए बैठोगे। पर याद रखो, ये मूल निवासी वालों से सावधान रहना, अपने आप को कभी मूल निवासी मत मानना, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि सारे अधिकार तुमको मिल जाएंगे और अधिकार मिलेंगे तो तुम मेरे बराबर में आ जाओगे। मैं ब्राह्मण। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और कबीर का एक दोहा आपके लिए सुनाना चाहता हूं। सर ठीक है, बंद करें, थक गए होंगे आप क्योंकि आप ज्यादा बोले हो ना। तो आज जो है बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस है। दूसरा मुझे एक शिक्षक दिवस का भी इधर पर हिंट मिला हुआ है। ये सारे सारांश में ये सारे दिवस है,
नाम लेना भर किसी का प्रतीक जरूरी नहीं है, नाम लेना ही आवश्यक नहीं है। ये सारा आंदोलन इन महापुरुषों को समर्पित है जो हमारे जीवन में गरिमा पैदा करते हैं, जो गौरव का आभास कराते हैं। वे सभी महापुरुष हमारे हैं और वो विचारधारा जो हमको अपमानित करती है, गुलाम बनाती है, वो हमारे कभी भी महापुरुष नहीं हो सकते। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को हमारा सशक्त अभिनंदन है। उनको भी जय मूल निवासी है, क्योंकि अगर आपके साथ हम जय मूल निवासी लेते हैं तो जीवित रहते आपके पापा की जय होती है, मर गए उनकी भी जय होती है। और आप जब जीतू से लेते हो तो मेरे माँ बाप दोनों मर गए, उनकी भी जय होती है। और उनके पहले मेरे दादा परदादा मरे, उनकी भी जय होती है। जब हम अपने पिताजी और दादा की आपस में जय कहते हैं तो हमारा जिंदाबाद होता है, और जब आप उनके बाप दादा की जय कहते हो तो उनका जिंदाबाद होता है। तो आपका क्या होता है? उनके बाप की जय कहते हो, दादा की जय कहते हो तो आपका क्या होगा? और आप अपने बाप दादा की जय कहोगे तो क्या होगा? मारने की जरूरत ही नहीं है, आवाज सुनकर ही मर जाएगा। मारने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं कबीर की दो पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूं। कबीर अनपढ़ थे और नाजायज थे। कौन थे? अनपढ़ भी थे और नाजायज भी थे। पर हिंदी में एमए करने वाले को कबीर को पढ़ना पड़ता है। आपका पिता अगर आपसे कम पढ़ा लिखा है तो उसको गधा समझते हो, और उधर जो नाजायज और अनपढ़ है उसको एमए में पढ़ते हो। अब मेरे खुरापाती दिमाग में मैं ब्राह्मण हूं, मेरा चरित्र है खुरापाती। पहली पहचान है मैं ब्राह्मण हूं। क्या पहचान है मेरी? खुरापाती। बिना दूसरों की बातें किए मेरा अनाज पचता ही नहीं है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। बिना आप लोगों का झगड़ा लगाए मेरे को नींद नहीं आती। मैं ब्राह्मण हूं और हमारे लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं बड़ा खुश होता हूं कि मैं जिनको गुलाम बनाना चाहता हूं वो खुद ही गुलाम होने के लिए तैयार हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, धर्म के नाम पर हो जाते हैं, जय श्री राम के नाम पर हो जाते हैं। ये राम के नाम पर जब मैं ब्राह्मण बनने की कोशिश करते तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिनको गुलाम बना सकता था ये खुद ही मेरे गुलाम बनते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मुझे नींद भी अच्छी आती है और मेरा खाया हुआ हजम भी बढ़े, क्योंकि मैं ब्राह्मण। जब जब मुझे लगा कि ये चौथे वर्ण का, शूद्र वर्ण का, जिसको मैंने शूद्र बनाया, अधिकार वंचित बनाया, ये जब जब भी अधिकारों की मांग करता है तो मुझे पता है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि जिस दिन इसको मैंने जनसंख्या के हिसाब में इसको अधिकार दिया, अगर मैंने इसको जनसंख्या के हिसाब से संविधान के आधार पर इसको अधिकार दिया तो मैंने जो 70 सालों में ये चौथे वर्ण के लोगों का अधिकार हड़प लिया है, ये जिस दिन इनको पता चलेगा मारेगा मेरे को अलग से और अपना अधिकार लेगा अलग से। इस भाई से मैं ब्राह्मण आपको भगवान राम के साथ जोड़ता हूं। इस भाई से मैं ब्राह्मण किंवदंतियों के नाम पर जोड़ता हूं। कभी आसाराम बापू के नाम, इधर नाम आया था आसाराम बापू, क्योंकि मैं कायर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कायर हूं, मैं कपटी हूं, मैं बदचलन हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। बनोगे ब्राह्मण? बनोगे? बन जाइए, बन जाइए, क्योंकि आपको गुलाम बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। और जो खुद ही गुलाम बनने के लिए आसान खुद ही तैयार होता है, उसको गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपके दिमाग में एक सूत्र भर दिया है। कौन सा? जो होगा सही होगा, जो हो रहा है। इस सूत्र से आप अभी आजाद होने वाले नहीं हो। मैंने आपके पिताजी को भी गाली दिया, आपके दादा को भी गाली दिया। यही नहीं, मैंने भगवान राम का आड़ लेकर, मैंने भगवान राम का नाम लेकर पीछे लिखा, विप्र पूजिए ज्ञान गुणहीना मुझे पूजिए।
क्या लिखा? मैंने लिखा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। राम क्षत्रिय है। मैंने रामायण में लिखा मैं ब्राह्मण हूं। विप्र पूजिए ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान। मुझे पूजिए पर ये शूद्र ना पूजिए जो ज्ञान गुण में प्रवीण, क्योंकि मैं ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण। साथियों, बातें बहुत सारी है, हम बात ही बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। अभी पूरे देश में और मंच से भी बात आई कि 26 जनवरी 50 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बताइए देश कब आजाद हुआ? अरे बताइए भाई, हमारा देश कब आजाद हुआ? तो 26 जनवरी 50 को क्या हुआ? गुलाम हो गए। 47 के बाद 50 आता ना। अगर 15 अगस्त 1947 को आप लोग आजाद हुए तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुए? अब मैं मूल निवासी हूं। अभी तक मैं ब्राह्मण था, अब मैं मूल निवासी हूं और मैं मूल निवासी से बात करना चाहता हूं। अभी तक मैं ब्राह्मण था, अब मैं मूल निवासी हूं, क्योंकि मेरी फितरत है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी फितरत है। गिरगिट जितना रंग नहीं बदलता उतना मैं बदलने में माहिर हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अब मैं मूल निवासी हूं, इसलिए आपसे बात करना चाहता हूं। तो बताइए, अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो फिर 26 जनवरी 50 को कौन गुलाम हुआ? कहा भैया कोई तकलीफ है? मैं ब्राह्मण हूं, श्राप दे दूंगा। भयानक शराब दे दूंगा। तो ध्यान रखिए, अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को कौन गुलाम हुआ? थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए भैया, निवेदन है आपसे मेरा। ये सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं उस गूंगे बहरे समाज से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? मैंने नहीं बना, मैं उस समाज से बात करना चाह रहा हूं जो गूंगा और बहरा है, जिसको मेरे पुरखों ने गूंगा और बहरा बना, पर मैं अभी मूल निवासी हूं। थोड़ी देर में हो सकता है और कलर बदलेगा, क्योंकि मैं गिरगिट का भी बाप, रंग बदलने में मैं गिरगिट का भी बाप, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। बहुत हंसी आ रही है आपको, तो ध्यान देंगे। ये सवाल आप अपने मस्तिष्क में खड़ा करिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को कौन गुलाम हुआ? मेरा पुराना रूप जो है ब्राह्मण भारत आजाद हुआ। अब आप कहेंगे ब्राह्मण भारत आजाद कैसे हुआ? जब मेरा सहोदर, सहोदर जानते हो, एक शब्द है हिंदी में सहोदर, एक ही मां से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। सगा भाई, सर ने डेफिनेशन बताया, मैं जरा भूल गया था। और ये बात आपके सामने इतने जोरों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपिता फूले अगर नहीं होता तो मेरे पुरखों को शिक्षा नहीं मिलती, और मेरे पुरखों को शिक्षा नहीं मिलती तो बाबा साहब पैदा नहीं होता, और बाबा साहब पैदा नहीं होता तो शिक्षा को शेरनी का दूध मैंने पिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, मैंने शेरनी का। तो सवाल का जवाब दीजिए आप, 15 अगस्त 1947 को अगर भारत आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को कौन गुलाम हुआ? ये जब तक नहीं बताएंगे मैं शाम तक पूछूंगा आप लोगों से।
बताइए भैया, चमक, अच्छा जिनके चेहरों पे चमक दिखती है वो बताओ, जिनके चेहरों में चमक नहीं है वो ना बताए। जिनके चेहरों पर चमक दिखती है वही इसका जवाब दे। जिसके चेहरों में चमक नहीं दिखती वो इसका जवाब। तो एक सवाल है, आपकी बात को हम स्वीकार करते बैठ जाइए। साथियों, ये वह सवाल है जो मूल निवासी बहुजन समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी को खत्म करने वाला और आजाद करने वाला है। ये जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण भारत आजाद हो, इसका लिखित दस्तावेज सबूत है, क्योंकि 26 जनवरी 50 को भारत में लोकतंत्र लागू हुआ। क्या लागू हुआ? और लोकतंत्र में क्या डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की? आपका, आपके द्वारा, आपका शासन। मुझे नहीं पता अब्राहम लिंकन आपको याद होगा, मुझे नहीं पता, पर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का यही पैटर्न है। पर एक दूसरा आपको पता नहीं है कि डॉक्टर बर्ल ने डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी को बड़ा सरल शब्दों में बताया। कैसे? आपस में चर्चा करना ही लोकतंत्र है। क्या है ये पता है आपको? हमारा जो सिलेबस डिजाइन करता है वो 15 अगस्त को आजाद हुआ। हमको जो एकेडमिक एजुकेशन मिल रहा है, जो किताबी शिक्षा मिल रही है, इसका सिलेबस डिजाइन करने वाला कौन है? इसके पहले जो मेरा रूप था, और मैं 15 अगस्त 1947 को आजाद, और मैं आपको आजाद होने देना नहीं चाहता। तो मैंने भी क्या किया? मैंने इस बात का प्रोपोगंडा किया, हम आजाद हुए, हम आजाद हुए, हम आजाद हुए। मैंने एक झूठ को 100 बार बोला और आपने सच। क्यों? ओम गणपति गणाधिपति गुंगुआ मैं, मेरा बाप भी गुंगा बहरा, वर कन्या गुंगा मैं भी गुंगा। और मैंने एक झूठ को बार बार प्रचारित किया, और इस वजह से आपकी आजादी नहीं थी, फिर भी आपने अपनी आजादी मान ली और उसको जश्न के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो जश्न किस बात का मना रहे हो आप? स्लेवरी इन द एंजॉय। माफ करना, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर बोल लेता हूं कभी कभी अंग्रेज। भारत में थे, संतान छोड़ गए, भारत में थे, नमूना छोड़ गए। गुलामी का आनंद, स्लेवरी इन द एंजॉय, इसका मतलब होता है हम गुलामी का आनंद ले रहे। क्योंकि मैंने क्या किया? एक झूठ को मैंने बार बार कहा, 100 बार कहा, और एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो सच साबित हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा झूठा हूं, मैं बहुत ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बड़ा झूठा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। साथियों, ये जो सवाल है, इसका जीता जागता एक सबूत है। बताइए 1857 में क्या हुआ था? बोलिए ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आप अगर बोलेंगे, नहीं तो दोबारा मुझे धुमा में आना पड़ेगा। 1857 को क्या हुआ? मर्दानगी। कौन लड़ी? क्या शब्द है उसका? क्या होता है मर्दानी? तो पुरुष क्या थे? क्या थे? क्या थे? अरे भैया देखिए, सोच समझ के बोलना, बुरा लग जाएगा क्योंकि यहां सभी पुरुष बैठे हैं। 1857 के जो महानायक है वो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे,
बाजीराव पेशवा, मंगल पांडे, ये उसके सेना नायक है। पता है आपको? ये बात तो आपको पता है। मंगल पांडे, बाजीराव पेशवा जो वृद्ध हो गए थे। और आपको और एक आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये जो मंगल पांडे 1857 के जो बाजीराव पेशवा थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहां के? और शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था उसका सदस्य था। ये थोड़ा जानकारी मैं बता दूं आपको। शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बना था, ये 1857 का जो बाजीराव पेशवा है ये वहां का सदस्य था। तो मंगल पांडे बाजीराव पेशवा से मिलने जाते हैं तो बाजीराव पेशवा मंगल पांडे को कहते हैं कि हे मंगल, ये जो आजादी का आंदोलन चल रहा है ये हमारी आजादी का आंदोलन है। तो मंगल पांडे फिर से सवाल करते हैं पेशवा बाजीराव से, क्या कहा आपने? क्या ये हमारी आजादी का आंदोलन है? फिर से बाजीराव पेशवा मंगल पांडे को अपने तरफ बुलाते और हिदायत देते, सुनो ये हमारी आजादी का आंदोलन है पर इनको बताना नहीं। किसको? उनको बताना पर भूलना नहीं है कि ये हमारी आजादी का आंदोलन है। तो इससे भी आपको सबूत मिलता है कि 15 अगस्त 1947 को आप आजाद नहीं। दूसरा और उदाहरण आपको यहीं से आया मंच से कि 14 जो मेंबरान थे कांग्रेस के कार्य समिति के, उसमें से 1/3 से ज्यादा लोगों ने क्या किया? वल्लभ भाई पटेल जो जाति के कुर्मी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो एक सहोदर की बात बता रहा था कि एक सहोदर था जो ब्राह्मण नहीं था पर ब्राह्मण की मां के पेट से जन्मा था। सहोदर, तीसरे नंबर का भाई, और वो तीसरे नंबर का भाई का नाम था मोहनदास करमचंद। क्या नाम था? ये पता है कि नहीं? उसने बाबा वल्लभ भाई पटेल को ये देखा कि ज्यादा वोट वल्लभ भाई पटेल को मिल गया है तो लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा संख्या होती है वही शासक बनता है। उसने वल्लभ भाई पटेल से कहा, एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद है आपको? गुजरात में सरदार नहीं होते, भाई होते। तो गांधी भी गुजराती, वल्लभ भाई भी पटेल। कौन हुए? कौन हुए? भाई। पक्ष किसका लेना था उसने? भाई ने भाई का पक्ष लेना था। पर मोहनदास करमचंद गांधी ने भाई का पक्ष नहीं लिया, उल्टा उसको उल्लू बनाने के लिए मैं ब्राह्मण ने उसको सरदार कहा। जैसे ही सरदार कहा तो मुझे कृपान मिलेगी, मुझे कटार मिलेगी और मैं सरदार हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसने मुझे पहलवान बना दिया और जब पहलवान बनाया तो सरदार को उसने असरदार कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने अपना नामांकन गांधी जी के कहने पर वापस ले लिया और जब वापस लिया तो उसकी औलादे कहां बैठी है? कहां बैठी है उसकी औलादे? पर वल्लभ भाई पटेल ने इसका बदला लिया, क्योंकि हम बदला लेने वाले लोग हैं। आपने एक आदत अपने आप में देखी होगी, अगर किसी के साथ दुश्मनी हो जाए और वो आपके आमने सामने आ जाए, चाहे आपका भाई ही क्यों न हो, आप उससे बात नहीं करोगे पर मुंह तिरछा रखोगे, सावधान रहोगे, नाग की तरह ऐसा ऐसा करोगे नहीं करोगे? बदला लेने के भाव आप में है तो वल्लभ भाई पटेल भी बदला लेने के भाव उसमें थे और उसने बदला लिया। मोहनदास करमचंद गांधी के जो नाती है राजमोहन गांधी, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि गांधी जी की हत्या में वल्लभ भाई पटेल का हाथ था। लिखा, आधा लिखा,
आधा सत्य लिखा, पूरा नहीं लिखा, क्योंकि उस समय की सीबीआई ये बताती है कि गांधी जी की जान को खतरा है। इसकी जानकारी वल्लभ भाई पटेल को थी, पर वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और जो उस समय उसने धोखा दिया था उसके लिए भी वल्लभ भाई पटेल चुप रहे। मरता है तो मरे, तो हम उसके खून खानदान के लोग हैं, हम वल्लभ भाई पटेल के खून खानदान के लोग हैं और बदला लेना हमारे खून में। जिन्होंने आपके पुरखों को काटा, जिन्होंने आपके पुरखों को मारा, उन्हीं पुरखों को आपसे पूजवाते हैं। रामचरितमानस में एक कहानी आई है कि सम्मुख नाम का शूद्र तपस्या कर रहा था अर्थात शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसी समय ब्राह्मण का एक पुत्र मर गया। ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजा राम के दरबार में गए और राजा राम से कहा कि आपके राज्य में कहीं न कहीं पाप हो रहा है, इसलिए मेरा पुत्र मर गया। राजा राम ने ब्राह्मण से कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि राजा को ब्राह्मण से सवाल करने का अधिकार नहीं था। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि ये इधर पर जो मनु स्मृति बता रहे थे, इसमें आदेश है कि राजा को ब्राह्मण से सवाल करने का अनुमति नहीं। भगवान राम ने तलवार पकड़ी और ढूंढने चले तो जंगल में उनको शंभुक नाम का ऋषि मिला। वर्तमान में जो तेली है वो शंभुक का वंशज है, क्योंकि रामायण में जातियां लिखे, बाकी कहीं पर भी जातियां नहीं। भगवान राम गए और भगवान राम ने बनाएंगे मंचा से उद्बोधन करता हो को मेरा सादर जय। जय मूल निवासी। सभी वक्ताओं ने अपने अपने जानकारी के आधार पर आपके बीच में अपनी जानकारी को रखा और विशेष रूप से मूल निवासी आंदोलन के साथ कार्य करने वाले जो वक्ता है, हमारा समाज उनसे बात की अपेक्षा रखता है कि गलत बयानी से जितना सत्यानाश होता है, जितना समाज गलत बयानी से बर्बाद होता है, उतना किसी बात से नहीं होता। तो अगर आप मूल निवासी आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन की पदाधिकारी है, तो आप उस समाज को जागृत करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं और थोड़ी इधर कर लो अपने साइड, और उनको आपके मंच से ही अगर गलत जानकारी जाए तो हमें लगता है कि आपको भी अभी समझ आना बाकी है। आपको भी समझ आना अभी बाकी है, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं कहना चाहूंगा, मैं अपने परिवार के लोग, मूल निवासी आंदोलन को चलाने वाले लोगों से ये ताकीद करना चाहता हूं, ये ताकीद देना चाहता हूं कि आपको जो भी संदेश अपने समाज को देना है तो आप पूर्व तैयारी करके आइए। अगर तैयारी करके नहीं आ सकते तो इस मंच पे ना आइए, क्योंकि आप समाज बनाने जा रहे हैं, समाज तोड़ने नहीं जा रहे। करबद्ध मेरा निवेदन है मित्रों, लगभग चूरट में मुझे आज 1 महीना 25 दिन कुछ हो रहा है, और चूरट के आजू बाजू के जो इलाके हैं उसमें मैं रोज दोपहर की मीटिंग लेता हूं, फिर शाम को मीटिंग लेता हूं, और मीटिंग लेने के बाद भी कोशिश ये करता हूं कि मैं अपने समाज के किसी आदमी के साथ जाकर बैठूं और बैठकर अपनी समाज की समस्या पर उससे वार्तालाप करूं।
ये जुनून नहीं है, इसको आप जुनून में ना तोले। जुनून जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, ये समझ है, ये समझ का मामला है, ये जुनून का मामला नहीं है। और जुनून 1 साल 2 साल 6 माह ऐसा हो सकता है। मुझे ये काम करते हुए 22 वर्ष हो गए। ये जुनून नहीं है, ये समझ का मामला है। और ये बात मैं जो कह रहा हूं तो मूल निवासी आंदोलन में जो हमारे सहभागी लोग हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे समाज को गलत बयानी, समाज में गलत बयानी ना करें, गलत संदेश ना दें। साथियों, सभी के मस्तिष्क में एक बात आ रही होगी कि बार बार इस मंच से मूल निवासी शब्द गया, क्या किसी के दिमाग में आया? यहां जितने वक्ता बैठे, जितने श्रोता बैठे हुए हैं, उनके मस्तिष्क में क्या ये सवाल पैदा हुआ कि सभी मंचासीन वक्ताओं द्वारा मूल निवासी शब्द आपके बीच में बार बार बोला गया? अगर आपके मस्तिष्क में अब भी ये सवाल नहीं आया तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम अपने विदेशी समाज के लोगों से बात करने आए हैं। हम अपने विदेशी समाज के लोगों के पास आए हैं। यहां मूल निवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर ये सवाल आपके मस्तिष्क में नहीं आया कि सारे मंचासीन वक्ताओं द्वारा बार बार मूल निवासी समाज ये कहा गया और श्रोताओं में किसी के भी मस्तिष्क में सवाल नहीं आया कि भाई ये मूल निवासी क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने समाज, कौन सा समाज, मैं अपने विदेशी समाज के लोगों से बात करने आया हूं। इसलिए यहां पर मूल निवासी समाज के लोगों को बैठने की आवश्यकता नहीं। और मैं विदेशी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मैं विदेशी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मुझे ये अधिकार है कि अगर मैं विदेशी हूं तो यहां के लोगों पर राज करने के लिए मुझे अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या रणनीति है? अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं विदेशी हूं, मैं ब्राह्मण हूं और विदेशी हूं, और मुझे अगर वहां दूसरे देश के मूल निवासियों पर राज करना है तो मुझे अपनी रणनीति बनानी होगी। क्या रणनीति है? जिन मूल निवासियों को मेरे पुरखों ने पराजित किया, मैंने उनको अधिकार वंचित किया, क्योंकि जिन मूल निवासी पर मुझे राज करना है, अगर वो अधिकार संपन्न होंगे, कभी भी मुझे अपने देश भगा सकते। इस भय की वजह से मैं विदेशी ब्राह्मण इस बात की रणनीति बनाऊंगा, इस बात का प्रयोग करूंगा कि मुझे अगर इन मूल निवासियों पर राज करना है तो मुझे सबसे पहले इनको अधिकार वंचित करना हो। पर अधिकार वंचित किसी को भी शारीरिक आधार पर नहीं किया जाता, उसको पहले संस्कार के आधार पर अधिकार वंचित किया जाता है। संस्कारों के आधार पर पहले उसको गुलाम बनाया जाता है, और यही मूल निवासी लोगों के साथ हुआ। मैं ब्राह्मण होने के नाते मेरी संख्या कम है और मुझे बहुसंख्यक लोगों पर राज करना है। तो अभी मास्टर साहब ने एक बात कही,
अंग्रेजी में कही, डिवाइड एंड रूल इज नॉट फॉल्स। ये अंग्रेजों का पैटर्न नहीं है। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का पैटर्न नहीं है। यू आर फॉल्स, ये झूठ है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को दो भागों में बांटा, एक को हिंदू बनाया और दूसरे को मुसलमान बनाया, दो भागों में। पर जिसने 6,743 टुकड़ों में बांटा, तो वो दो भागों में बांटने वाला पहला दुश्मन है कि जिसने 6,743 जाति में बांटा, वो आपका पहला दुश्मन है। ज्यादा टुकड़े में तो बदमाश कौन है? मैं ब्राह्मण। कौन बदमाश है? मैं ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि मेरे पुरखों ने ऋग्वेद का निर्माण किया। मेरे पुरखों ने ऋग्वेद का निर्माण किया और सारे भारत के मूल निवासी भारत पर मैंने जब मेरे पुरखों ने गुलाम बनाया, अधिकार वंचित किया, तब मैंने 10वें अध्याय में लिखा, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बहुराजन्य कर्तम गुरु तदस्य पदभ्याम शूद्रो जाता। मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, मूल निवासी नहीं। मैं क्षत्रिय भुजा से ब्रह्मा के पैदा हुआ। मैं वैश्य ब्रह्मा के जंगा से पैदा हुआ और मैंने ही चौथे वर्ण शूद्र का निर्माण किया और जिसको शूद्र वर्ण का मैंने बनाया उसी को मैंने गुलाम घोषित किया, क्योंकि मुझे आप पर राज करना है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। किससे श्रेष्ठ हूं? जिनको गुलाम बनाया उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। और मैंने संस्कार भी बनाए, और संस्कार में पहला संस्कार मैंने विवाह संस्कार में पढ़ने वाले मंत्रों का निर्माण किया। क्या लिखा? मैंने लिखा, ओम गणपति गणाधिपति गुंगवाम है। मैंने चौथे वर्ण का निर्माण किया और चौथे वर्णों के लिए मंत्र का निर्माण किया, और उस मंत्र में पहला मंत्र मैंने शादी विवाह में पढ़ने के लिए उसका भी मैंने निर्माण किया और लिखा। क्या लिखा? ओम गणपति गणाधिपति गुंगवा महे। ये जो चौथा वर्ण मैंने बनाया, जब मैं इनकी शादी में जाऊंगा और जाने के बाद इनको तो संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत तो मेरे पुरखों की भाषा है, इनके तो समझ में आने वाली नहीं है, तो मैंने पहला मंत्र पढ़ा शादी लगाते समय, ओम गणपति गणाधिपति गुंगवा महे। इस परिवार का मुखिया गूंगा और बहरा है। शादी हुई कि नहीं हुई आपकी? जिसकी नहीं हुई जरा सावधान रहना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, और मैं संस्कृत जानता हूं। भारत के मूल निवासी संस्कृत नहीं जानते, पर मुझे संस्कारों से आपको गुलाम बनाना है, तो मेरे पिता को भी गुलाम बनाए। मेरा बाप भी गुलाम, मेरा दादा भी गुलाम, उसकी संतान कैसे आजाद हो सकती है? यही नहीं, वर कन्या गुंगवा में है, वर और वधू भी गूंगे। और तीसरी फिर लाइन मैंने बनाया, यही नहीं, ये बारात पे आने वाले जो लोग हैं ये भी गूंगे और बहरे, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। और मैं इस धरती पर मूल निवासी पर राज करने के लिए पैदा हुआ। मैं ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण हूं। मैं श्रेष्ठ हूं। मैं ब्राह्मण। दुनिया में मूल निवासी लोग और मूल निवासी की माताएं सही जगह से पैदा करती है, पर मेरी मां ने मेरे को पैदा नहीं की। मैं पुरुष के मुख से पैदा हुआ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मेरी मां ने नहीं, ब्रह्म पुरुष ने मुझे पैदा किया। दुनिया
जहां से पैदा होती है वहां से नहीं किया। मुझे मेरे ब्रह्मा पिता ने अपने मुख से पैदा किया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। हमारे लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मुझ ब्राह्मण जैसा बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनने के लिए लगे हुए हैं, घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी को भी ब्राह्मण बनने नहीं दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, इसलिए वो श्रेष्ठ है। दुनिया में आप जहां से पैदा होते हो, मैं वहां से पैदा नहीं हुआ, यही मेरी विशेषता है। मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ हूं, और मेरी श्रेष्ठता आप लोगों पर निर्भर करती है। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए आपको मैं कभी भी अधिकार संपन्न बनाने के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। इसलिए मैंने आपका विधान लिखा, विधान में तकदीर लिखी, और तकदीर बताते समय मैंने उस अदृश्य भगवान का नाम बताया। मैं ब्राह्मण हूं, मैंने आपका भाग्य लिखा, मैंने आपके लिए विधान लिखा। मेरे पुरखे मनु महाराज ने लिखा, मेरा पुरखा था, उस मेरा पुरखा था तो उसने मेरे हित में लिखा। और क्या लिखा? मूल निवासी शूद्र के बारे में मेरे पुरखे ने लिखा, मेरे फायदे में लिखा, क्योंकि मैं ब्राह्मण। क्या लिखा? शूद्रो सकते नापी न कार्यो धन संचय। शूद्र शक्तिशाली होने पर भी धन का संचय नहीं कर सकता। बेटा पैदा करना पर नाम रखने मेरे पास आना, क्योंकि मैं ब्राह्मण। घर तू बनाना पर प्रवेश करते समय मेरे से बिना मेरी इजाजत के घर में घुसना नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण। दुनिया में जहां से माए पैदा करती है, मैं वहां से पैदा नहीं हुआ। मैं पुरुष ब्रह्मा से, उसके मुख से पैदा हुआ। मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे दान चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे दान चाहिए। और जिस समय दान मांगता हूं, और दान मांगते समय उसी शादी का चौथे नंबर का जो श्लोक है, उसमें मेरे पिताजी जो सामने बैठे रहते हैं और मैं पढ़ता हूं, आपकी वधू समर्पयामि समर्पयामि। आपका बाप ही मुझे अपनी बेटी को समर्पित करता है, और इस भावना से करता है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। यही नहीं, गांधी नाम का अवतारित पुरुष पैदा हुआ। गांधी नाम का अवतारित पुरुष आया, और आपको पता होगा कि राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, उसकी मां का नाम गीता है। क्या नाम है? ये पता है? आप सोचोगे जीतू सर आपको ये कैसे मालूम? यहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी के कर्जदार हैं। आप किसी के कर्जदार हैं। 1848 में अगर वो मरार जाति में पैदा होने वाला ज्योतिराव फूले नहीं होता, और वह अंग्रेजों को 1882 में मेमोरेंडम नहीं देता कि मेरे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा फ्री और कंपलसरी दी जाए, तो आप यहां पर नहीं होते। उसी दिन से मैं ब्राह्मण हूं, उसी दिन से मूल निवासियों के विरोध में मैंने साजिश करनी शुरू की। मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ये शूद्र जो है शिक्षित होगा तो क्या होगा? ये अपने अधिकार की मांग करेगा। मैं ब्राह्मण हूं। अगर ये शूद्र चौथे वर्ण को मैंने बनाया, और अगर इसको मैंने अधिकार संपन्न किया, तो ये कभी न कभी अपने मान सम्मान की मांग मुझसे करेगा।
अपनी आजादी की मांग मुझसे करेगा। इसलिए मैंने 1922 में 1875 को मैं दयानंद सरस्वती का वंशज, मैं ब्राह्मण, मैंने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में मैं दयानंद सरस्वती का वंशज, दयानंद सरस्वती मेरे पुरखे ने आर्य समाज की स्थापना की, क्योंकि ज्योतिराव फूले चौथे वर्ण का शूद्र जिसको मैंने बनाया था, उसने सत्य शोधक समाज 1873 में बनाया। इसलिए मेरे पुरखे दयानंद सरस्वती ने मेरे हित में आर्य समाज बनाया। पर भारत आजाद होने वाला था। मुझे लगा कि मैंने सदियों से इस मूल निवासी और चौथे वर्ण के लोगों को अधिकार वंचित रखा है। ये आज नहीं तो कल अंग्रेजों की वजह से आजाद हो जाएंगे। इनकी संख्या ज्यादा होगी। जब जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो मैं अल्पजन कभी भी जीतने वाला। प्रेसिडेंट मूल निवासी बाबूलाल सर जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना परिचय देकर वही बैठिए। सब साथियों से जय भीम, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। कुछ लोग हमें तो पहचानते हैं, पर जो नहीं पहचानते वो भी मेरी परिचय जान ले। और आवाज आ रही है? नहीं जा रही। हम अपना के चुरहट निवासी बाबूलाल पाल गांव से जो ये कमेटी बनी है, इस कमेटी के चुरहट तहसील का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सभी साथियों से केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि जो बामसेप का एक अधिनियम बना, बामसेप के साथ माने पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ये सब कर्मचारी, पब्लिक सब मिलके एक साथ इसका सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद सब मिल जाए। इसमें मिलने के बाद इसी के एक छोटा सा शाखा जो मूल निवासी शाखा है, उसका भी सहयोग करते हुए सभी का साथ देते हैं। ऐसी की बात में अपनी बात और जीतू सर जीतू सर का सुनने के लिए जो हमें सब कुछ जगा रहे हैं, हमें सबको पूरी तरह से जगा रहे। बोलो जीतू सर जी को मैं चाहता हूँ और सबको आपको